अब एक ही कक्षा में नहीं थे। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जिसके कारण उन्हें शिक्षक भी बहुत अच्छा मानते थे। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं। अरे हेलो टीना, हो गई क्लास खत्म? हाँ, आज तो सर ने पूरे 2 घंटे की क्लास ले ली। हाँ, कल से छुट्टियां पड़ रही है ना। तभी वहाँ ऋषभ और निकिता आते हैं। अरे आइए आइए ऋषभ जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ अमित, बस अभी अभी लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम तो पढ़ाकू। किताबों का कीड़ा। अरे, रोहन कहाँ रह गया आज? उसकी क्लास चल रही है। लो, आ गया रोहन। अरे कैसे हो बालकों, बहुत लंबी उम्र है तेरी, हम तुझे ही याद कर रहे थे। अच्छा, अरे सुनो, कल से छुट्टियां पड़ रही हैं, क्यों ना कहीं घूमने का प्लान बनाए? हाँ, पर छुट्टियां खत्म होने के बाद परीक्षा है, पढ़ाई नहीं हो पाती यार घूमने के चक्कर में। क्या यार ऋषभ, माना कि पढ़ाई जरूरी है, तो क्या घूमना फिरना ही बंद कर दें? हाँ, ये भी सही है भाई। मेरी तरफ से तो पक्का है, मैं भी मम्मी पापा से पूछूंगी। तो तय रहा, कल हम मिलके पक्का कर लेंगे। हाँ, कल मिलते हैं शाम को। हाँ हाँ चलो, अभी घर चलते हैं। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। निकिता अपने घर में अपने मम्मी पापा से ट्रिप के बारे में पूछती है। अब माँ, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। वो माँ, सब दोस्तों ने इस बार की छुट्टियों में ट्रिप का सोचा है। कौन कौन जा रहा है? टीना, रोहन, अमित और ऋषभ। जब अब सोच ही लिया है तो ठीक है, पर ध्यान रखना। जाओ, अपना सामान रख लो। हाँ माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ऐसे ही सब अपने अपने मम्मी पापा से पूछकर जैसे तैसे इजाजत ले आते हैं। अगले दिन सभी दोस्त कहे मुताबिक समय पर मिलते हैं और ट्रिप के बारे में बातें करते हैं। हाँ, तो क्या सोचा है, कहाँ चलें? अभी कहाँ सोचा है कि ट्रिप के लिए कौन सी जगह जाना है। सुनो, क्यों ना हम रत्नागढ़ चले? बहुत बढ़िया जगह है। सब कुछ है, क्या मतलब खाने पीने की अच्छी व्यवस्था तो है ना? अगली सुबह सारे दोस्त ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अमित गाड़ी चलाता है। रास्ते में वो खूब मजे करते हैं। वो गाड़ी से बार बार बाहर झांक कर बाहर के नजारे देखते रहते हैं। कितना मजा आ रहा है ना। हाँ हाँ, वो देखो टीना, बकरियां कितनी सुंदर है ना। क्यों ना हम शॉर्टकट से चलें? हाँ, पर वो जंगल से होकर गुजरता है। अमित गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है। अचानक बीच जंगल में गाड़ी रुक जाती है। अरे अमित, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं यार, क्या हो गया, देखता हूँ अभी। अमित गाड़ी से उतरकर गाड़ी को खोलकर देखता है। अरे यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब क्या करेंगे? गाड़ी का इंजन खराब हो गया, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। क्या हुआ अमित? आज यहीं पर टेंट लगा लेते हैं, आगे जाना ठीक नहीं। हाँ, टीना सही कह रही है, मैं व्यवस्था करता हूँ। ऋषभ और रोहन तंबू लगाते हैं। अमित और टीना कुछ सूखी लकड़ियां ले आते हैं। निकिता अपने बैग से इमरजेंसी लाइट लेकर आती है और तंबू के अंदर टांग देती है। ऋषभ सोने की तैयारी करने लगता है कि तभी बाहर से अमित के पुकारने की आवाज आती है। अरे सुनो, सब इधर तो आओ, देखो क्या है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। क्या हुआ? क्यों शोर कर रहा है? देखो तो सही, इतना बड़ा पेड़, पेड़ नहीं, उस पे लगे आम, देख आम। पर आम बहुत ऊपर है, कैसे तोड़ेंगे? सभी बारी बारी से पत्थर से आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर किसी का भी पत्थर आम को नहीं लगता। एक भी आम नहीं टूटता। हाथ थक गए अब। आज तेरे निशाने को क्या हो गया रोहन, पता नहीं। हाँ, लगता है आज निकिता की टिफिन से ही काम चलाना पड़ेगा। ऋषभ कहाँ है? वो तो सो गया। तभी अचानक से पेड़ से कुछ आम गिरते हैं। कमाल है, उस समय से इतने पत्थर फेंके, एक भी आम नहीं गिरा, ये अचानक कैसे गिर गए? अरे, ज्यादा पकने से फल नीचे अपने आप गिर जाता है। चखें तो सही, यहाँ के आम कैसे होते हैं। रोहन आम चखने के लिए काम उठाता है। छी, कितना गंदा स्वाद है, इसमें तो कीड़े भी हैं, दिखाना। हाँ, सच में कीड़े हैं इसमें। हम तब से ऐसे आम खाने के लिए मरे जा रहे थे, पूरी मेहनत बर्बाद। चलो यार, तुम सब भी ना आम के पीछे ही पड़े रहोगे अब। सब तंबू की ओर जाने लगते हैं कि तभी अचानक पेड़ के सारे आम एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। अब सब डरने लगते हैं। आम का पेड़ अपनी जड़ें फैलाने लगता है, मानो वो उन सब की ओर बढ़ रहा हो। सब घबराने लगते हैं। भागो, आम का पेड़ हमारी तरफ आ रहा है। तंबू की ओर भागो, जल्दी जल्दी। अरे कोई रोहन को बचाओ,
उसे पेड़ की जड़ों ने जकड़ लिया है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। तभी आम के पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे सबको जकड़ लेती हैं। आम खाने हैं तुम्हें? आओ आओ खाओ आम। मुझ पे इतने पत्थर फेंके तुमने, अब अंजाम भुगतो। आज तक मेरे आम कोई नहीं खा पाया। जो भी खाता है अपनी जान से हाथ धोता है। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हम दोबारा तुम पर पत्थर नहीं फेंकेंगे। हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। निकलोगे तब ना, जब मेरी पकड़ से छूट पाओगे। आम का पेड़ अमित को अपने अंदर खींच लेता है, टीना को जमीन पर पटक देता है। इससे पहले टीना भाग पाती वो दोबारा पेड़ की पकड़ में आ जाती है। निकिता जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेती है और पेड़ की पकड़ से निकल जाती है। निकिता की आंखों के सामने पेड़ टीना और रोहन को भी निकल जाता है। निकिता भागकर तंबू के अंदर चली जाती है। वहां तक पेड़ की जड़ें नहीं पहुंच पाती। निकिता हांफती हुई ऋषभ को जगाती है। ऋषभ, ऋषभ उठो, उठो ऋषभ। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हाफ क्यों रही हो? ऋषभ, ऋषभ, वो पेड़, आम का पेड़। क्या आम का पेड़? बोलो निकिता, बाकी सब कहाँ हैं? रोहन, रोहन, अमित, निकिता इतना डर जाती है वो रोने लगता है। निकिता की ज्यादा खराब होती तबीयत को देखकर ऋषभ तुरंत वहां से जाने का फैसला ले लेता है। उस दिन के बाद से जंगल के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अमावस्या की काली रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था और कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। वो इसलिए भौंक रहे थे क्योंकि उन्हें अपने आसपास किसी शैतानी शक्ति के होने का आभास हो गया था। और वाकई गांव में एक काला साया घूम रहा था। वो साया तभी चुड़ैल में बदल जाता है। चुप करो तुम लोग, भौंक भौंक कर मेरा दिमाग न सड़ाओ। चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे खून बहुत पसंद है, उसे पीने से मुझे बहुत ताकत मिलती है और उससे ज्यादा मुझे उन लोगों को सताने में बहुत मजा आता है जिनका मैं खून पीती हूँ। पहले सताओ फिर खून पियो। तभी सभी कुत्ते चुड़ैल के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। कुत्ते कहीं के भाग गए, ये तो कोई गांव मालूम पड़ता है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहीं कब्जा जमा लूं, यहीं आसपास ही छुप जाऊंगी और रोज एक गांव वाले का खून पीऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं उस पेड़ के अंदर छिप जाती हूँ। उसी के अंदर छिपकर अपने इन लंबे लंबे हाथों से लोगों को दबोच कर उन्हें पी जाऊंगी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था। वो पेड़ बहुत पुराना था और अंदर से खोखला भी था। चुड़ैल उसी पेड़ के अंदर छिप जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि उस पेड़ में एक चुड़ैल छिपी बैठी है। सुबह होते ही सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव की एक औरत उसी पेड़ के नजदीक से होकर जा रही होती है, सिर पर पानी का मटका उठाए। तभी पेड़ के पीछे छिपी चुड़ैल अपने 2 लंबे हाथ बाहर निकालती है और उस औरत को पकड़कर पेड़ के अंदर खींच लेती है। गांव वालों को उस औरत की चीख सुनाई पड़ती है तो हैरान हो जाते हैं। ये कौन चीखा? अरे ये कौन चीखा? कोई कुछ बताएगा? जगदीश भाई, क्या तुमने भी किसी औरत की चीख सुनी? मैं इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ कि कोई औरत चीखी और चीख की आवाज यहीं आसपास से ही आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अगर हम दोनों ने एक ही आवाज सुनी तो ये कोई वहम तो हो नहीं सकता। जरूर कोई मुसीबत है, चलो चलकर देखते हैं। दोनों मिलकर उस औरत को ढूंढने लगे जो चीखी थी, पर उन्हें वो कहीं नहीं दिखाई दी। 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन में चुड़ैल 4 लोगों को खा चुकी थी। एक दिन मनोरमा कुएं से पानी भरकर ला रही थी। बीच रास्ते में वो बहुत थक जाती है। इतनी दूर कुएं से पानी भरकर लाओ, ऊपर से ये गर्मी, इस गर्मी ने तो मार ही डाला। अब और नहीं चला जाता। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यहीं पेड़ की छांव में बैठ जाती हूँ, थोड़ा रुककर ही घर जाऊंगी। मनोरमा अपने सिर से पानी का मटका उतार कर वहीं रख देती है और खुद भी बैठ जाती है, पर पीछे पेड़ में छिपी चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेचारी, इसे इस पेड़ की छांव ने गर्मी से तो बचा लिया, पर मुझसे इसे कौन बचाएगा? अरे, इसे मारने से पहले मैं इसका ये पानी पी लूं थोड़ा सा,
कई दिन से खून पी पी कर गले में जम गया है। पानी पीने से गला थोड़ा साफ हो जाएगा। चुड़ैल अपने लंबे हाथों से मटका उठाती है और सारा पानी पी जाती है। अरे मेरा मटका कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मुझे अच्छे से याद है मैंने अपना मटका यहीं रखा था। तभी चुड़ैल पीछे से बोल पड़ती है। तेरा मटका मैंने चुराया है, उसमें भरा पानी भी मैंने ही पिया है। अब बता क्या कर लेगी मेरा? काट हाथ मेरे, ले ले। चुड़ैल फौरन अपने दोनों हाथ लंबे करती है और मनोरमा के सामने कर देती है। ये क्या बला है? इतने लंबे हाथ? ये इतने लंबे हाथ किसके हैं? कौन है भाई? मनोरमा पीछे मुड़कर देखती है। तुम तो चुड़ैल हो। अच्छा, तुमने पिया है मेरे घड़े का पानी? कोई बात नहीं। अरे पानी ही तो था। मनोरमा जैसे ही चुड़ैल से पीछा छुड़ाकर भागने लगती है, वैसे ही चुड़ैल उसे अपने दोनों लंबे लंबे हाथों में उठाकर पेड़ के अंदर खींच लेती है। मनोरमा चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये आवाज तो किसी औरत के चिल्लाने की थी। जरा कोई बताएगा कौन चीखा? आखिर बात क्या है? कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। जब हम सब ने इधर उधर देखा और पता किया तो कुछ नहीं पता चला उस औरत का। अरे भाई, गांव की औरत ही नहीं, कई लोग और भी गायब हैं। पहले कोई चीखता है, फिर वो ढूंढने पर दिखाई भी नहीं देता। अरे जब तक कोई दिखाई नहीं देगा तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे? पूरे गांव में दहशत सी फैल गई कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। सभी लोग कहाँ गायब हो गए। आधी रात के समय जब पूरा गांव सोया हुआ था, तभी चुड़ैल पेड़ से बाहर झांकने लगती है। अब मुझसे जरा भी नहीं सहा जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मुझे खून चाहिए, खून, वो भी अभी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सोते हुए लोगों को ही इनके घरों से उठाना होगा। चुड़ैल पेड़ से थोड़ा बाहर झांकने लगती है और फिर अपने दोनों हाथ लंबे करके सोते हुए जगन्नाथ और उसकी पत्नी विमला को उठाकर अपने पास खींच लाती है। दोनों चीखने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमें। अरे ये क्या बला है? विमला, अरे ओ विमला। वो देखो, वो तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ चुड़ैल से। शोर सुनकर पूरा गांव जाग जाता है और उठकर बाहर आ जाता है। अब जो मुझे करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये गांव अब मेरा है। यहाँ रहूंगी तो मैं कभी भूखी प्यासी नहीं रहूंगी। मुझे बस थोड़ा सा खून चाहिए रोज। चुड़ैल फौरन एक एक करके दोनों के गले पर मुंह मारती है और उनके शरीर का सारा खून पी जाती है। फिर दोनों को एक साथ उठाकर लोगों के बीच फेंक देती है। देखा देखा ना, बस मुझे रोज यही चाहिए। अब मैं चली अपने इस पेड़ के अंदर सोने। मुझे बहुत नींद आ रही है। और हाँ सुनो, मुझे परेशान करने की जरा भी कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। चुड़ैल पेड़ के अंदर सोने चली जाती है। गांव वाले ये सब नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं। ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। इस चुड़ैल ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया। हम सब मिलकर भी इस चुड़ैल को यहाँ से नहीं भगा सकते। चुड़ैल को मारना इतना आसान नहीं। उसे अभी देखा ना, उसने कैसे अपने हाथों को लंबा किया। उन्हीं हाथों से वो हमें हमारे घरों से निकाल निकाल कर मारेगी, जिसे इन दोनों को मारा। कल मेरी बेटी की शादी है, अब कैसे होगी उसकी शादी? अगर लड़के वालों को पता चला कि इस गांव में चुड़ैल है, तो वो बारात लेकर इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। चुप हो जा विद्या बहन, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब सही करेगा। अब तो बस हम उसी पर भरोसा कर सकते हैं, वही बचाएगा अब हमें इस चुड़ैल से। और तुम्हारी बेटी हम सबकी भी बेटी है। अगर मुसीबत आई तो हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। तुम बस उसकी शादी की तैयारी करो। पूरा गांव शांति की बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। अब सभी डटकर खड़े थे चुड़ैल का सामना करने के लिए। अगले दिन शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बारात भी गांव में पहुंच गई थी। सभी बाराती नाच गाने में और खाने पीने में व्यस्त थे। विद्या अभी भी बहुत डरी हुई थी। चुड़ैल के डर से मंडप में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना चुके थे।
तभी बैंड बाजों की आवाज सुनकर चुड़ैल पेड़ से बाहर झांकने लगती है। आज तो खून की नदियां बह जाएंगी, मजा ही आ जाएगा आज तो। मुझे अब काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो ये लोग चिल्लाते और फड़फड़ाते बहुत है, फिर इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करती है और पूरी बारात को उनमें समेट लेती है। सभी चिल्लाने लगते हैं। चुड़ैल को देखकर और भी ज्यादा डरने लगते हैं। मुझे जिसका डर था वही हुआ, अब कौन बचाएगा मेरी बेटी को और उसकी शादी को। गांव के सभी लोग चुड़ैल पर हमला कर देते हैं और उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो मुझे मारने चले, अभी बताती हूँ तुम्हें तो मैं। चुड़ैल सभी को मारने लगती है, किसी के हाथ तोड़ तो किसी के पैर। तभी चुड़ैल विद्या की बेटी दीपा को उठा लेती है। माँ मुझे बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे। तभी दूल्हा श्याम वहाँ आ जाता है। वो मेरी पत्नी है, उसे छोड़ दे चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।